हर किसी की सफलता के पीछे न सिर्फ माँ बाप का हाथ होता है, बल्कि एक सबसे बड़ा जो रोल होता है वो किसी गुरु का होता है। और इस घर में यानी फ़िरोज़ आलम के घर में जो शिक्षा का दिया जलाने में और उस दिए को थोड़ा और आगे बढ़ाने में माँ बाप के बाद जिस शख्स का रोल है वो इस वक्त फ़िरोज़ आलम के घर पे ही मेरे साथ मौजूद हैं। राम अवतार शर्मा जी सनको राइजिंग ग्रुप चलाते थे और सैकड़ों बच्चे इसी तरह के सफल हो चुके हैं। उन्हीं में से सबसे अच्छे फलों में से एक फ़िरोज़ आलम, जो लेटेस्ट फल है इनका, मुझे याद आ रहा है कि लखनऊ में एक मलिहाबाद है और वहाँ पे हाजी अमीन नाम से कोई हैं जो एक से एक वैरायटी तैयार करते हैं। तो इसी तरह के इनको आप माली कह सकते हैं, जिन्होंने एक से एक बच्चे अपने उस ग्रुप के थ्रू तैयार किए। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मेहनत और इनकी जो पढ़ाई के लिए कुर्बानी रही है जागरूक करने की, उसी का नतीजा है। तो मैं सीधे आपसे बात कराता हूँ। राम अवतार शर्मा जी इस फैमिली को बहुत करीब से जानते हैं, उन्हीं से सुनते हैं क्या कहते हैं आज वो इस खुशी के मौके पर। जी, आपका बहुत धन्यवाद जावेद जी, जो शब्द आपने कहे। हाँ, ये बात सही है कि मैं इस परिवार से इस परिवार से कैसे टच में आया आप? ऐसा था कि जब मैंने सनको राइजिंग ग्रुप की शुरुआत की थी और मैं बच्चों को पढ़ाता था। की बात थी सर, ये कितने साल करीब अब से 20 वर्ष पुरानी लगभग बात होगी, 2001 की बात होगी। तो एक छोटी सी जगह लेकर मैं बच्चों को पढ़ाता था फ्री ऑफ कॉस्ट, कि मैं बैंक में सर्विस करता हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था। और गांव के ही बच्चे ज़्यादातर मेरे पास थे, या ऐसे परिवार के बच्चे जो कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते वही थे। तो तभी जावेद से किसी से सुन के, किसी से पूछ के जावेद उस ग्रुप में आ गया पढ़ने, और उसने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है। तो जावेद ने पढ़ना शुरू किया। गाँव से आने जाने में परेशानी थी, तो मैंने ही उससे कहा कि ये ग्रुप में हम तो सुबह शाम पढ़ते हैं, तो तुम यहीं रह जाया करो गांव से। तो वो वहीं रहने लगा। फिर उसने कहा कि भाई साहब मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग वगैरह करूं तो मेरा। आपको बता दें कि जावेद फ़िरोज़ आलम के बड़े भाई हैं जो सब इंस्पेक्टर हैं BSF में, उन्हीं का ही सारा मेहनत है जो आज नज़र आ रही है। और वो जावेद के पीछे किसकी मेहनत है, मैं उससे बात करा रहा हूँ आपकी। यही वो राम अवतार सर हैं जिनके पीछे जावेद को सपोर्ट था, जावेद के लिए सपोर्ट था, वही हैं, बता रहे हैं खुद। जी, तो फिर जावेद वहीं उस ग्रुप में जो हमारी छोटी सी जगह थी वहीं रहने लगा, वहीं रुकता था, रात में भी वहीं मेहनत से पढ़ाई करने लगा। और फिर थोड़ा सा उसने कोचिंग भी शुरू कर दी वहीं पर ही। तो उससे क्या हुआ, कोचिंग से कुछ पैसे आने लगे। तो फिर तय ये हुआ, उसने मुझसे कहा कि भाई साहब कुछ पैसे आने लगे हैं। मैंने उससे कहा कि तू गाँव में भाई इनके जावेद के पिताजी कारीगर हैं, वो कारपेंटर हैं। तो मैंने कहा वो पिलखुआ में अच्छा काम ढूंढ लेंगे, तुम एक काम करो अपने परिवार को पिलखुआ ले आओ। तो हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं कोरी साहब, उनके परिवार में ऊपर में ये एक छोटी सी जगह में पूरा परिवार फिर रहने लगा और सब मेहनत करने लगे। ये उस समय हुआ क्या, सबसे अच्छी बात कि ये परिवार शिक्षा से जुड़ गया और इनके ये बहुत गहरे से समझ में आ गई, जावेद के और छोटे भाई बहनों के भी, कि यदि तरक्की करनी है इस दुनिया में, इस देश में, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन शिक्षा है। और ऐसा पैगंबर साहब भी कह गए कि इल्म तलबे अस चीन, कि शिक्षा के लिए तो चीन तक भी जाना चाहिए, तो भी जाइए। तो ये गांव छोड़ के यहाँ रहने लगे और पढ़ाई शुरू हो गई, मेहनत रंग लाई। जावेद सब इंस्पेक्टर हो गया, उसमें BSF में चला गया। और लेकिन उससे पहले जावेद ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि उसने एक इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। पहले पिलखुआ भी चलाया, फिर हापुड़ में स्थापित किया, और आज भी वो स्थापित है। और बड़ी अच्छी मतलब शिक्षा, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन वो बांट रहा है, आज भी है वो। तो वो जावेद का ही लगाया हुआ। फिर फ़िरोज़ जावेद से छोटा था, ये ग्रुप में कभी कभी आता था। और उसके बाद क्या हुआ कि फ़िरोज़ ने भी पढ़ाई तैयारी करनी शुरू की और उसने इंडियन कोचिंग में पढ़ाना भी शुरू किया। सर यहाँ पे एक रोक के सवाल पूछूंगा, क्या फ़िरोज़ को भी आप मतलब काफ़ी करीब से जानते हैं या बस इतना ही जानते थे कि जावेद का भाई है, या इसके लक्षण, इसके हर चीज़ पे नज़र थी? मैं आपसे बताऊं कि इस परिवार से मेरा इतना गहरा नाता हुआ कि आज भी जब सब बच्चे भी बड़े हो गए, शादियां भी इनकी हो गई। पहले तो किसी की भी शादी नहीं थी, जावेद की भी शादी नहीं हुई थी, मैं तब से बात जुड़ा हुआ हूँ ना। तो मैं इतना गहराई से जुड़ा हुआ हूँ कि आज भी जब यदि ईद आती है तो मैं यहाँ 100% मैं सुनिश्चित करता हूँ कि मुझे जाना हुआ अम्मी का आशीर्वाद मुझे लेना ही लेना। जावेद की अम्मी जो हैं वो मेरी भी माँ जैसी हैं और वो बहुत ही नेक नियत, बहुत अच्छी, बहुत मेहनती औरत हैं। और ऐसी औरतें मैंने जीवन में बहुत कम देखी। अच्छा सर, तो देखने वालों को लग रहा होगा कि फ़िरोज़ कोई शुरू से ही स्पेशल रहा होगा, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि
एक नॉर्मल इंसान था, जहाँ तक मैंने उसके बारे में जाना है, वो मेहनत के दम पे यहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि सुनने वालों को लग रहा होगा कि वो शुरू से ही बहुत मेहनत की होगी। मेहनत के दम पे क्या नॉर्मल आदमी भी बड़ा बन सकता है, ये उदाहरण है फिरोज। तो आपने क्या नॉर्मल चीज़ें देखी वो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी इनका देहपा में वो घर है, कच्ची मिट्टी का और फूस का छप्पर का बनाया हुआ घर। आप देखिए, वहीं सारे बच्चे जन्मे, जावेद फिरोज यहीं पले बड़े। और फिर उसके बाद पिलखुआ आए हैं। पिलखुआ जिस जगह गए, आप वो जगह भी दिखा दीजिए जाके, और वहाँ देखिए कि क्या वो रहने लायक जगह है। लेकिन उस जगह रहकर, जहाँ पंखे तक की सुविधा नहीं, जहाँ सब कुछ इस शरीर पर झेलना है, ऐसी स्थिति में रहकर इन्होंने पढ़ाई की है, समझे। तो ये तो जड़ ज़मीन से उपजा हुआ परिवार है पूरा ही। पहले जावेद सबसे पहले गया, उसके बाद और भाइयों ने तैयारी की। अच्छा सर, आपको ये प्रेरणा क्यों मिली? क्या आपने भी तैयारी की थी यूपीएससी की? कि भले आप उस कहीं कहीं चूक हो गई, लेकिन उसका सपना, आप अपना जो सपना है वो अपने शिष्यों के जरिए जी रहे हैं। इस बारे में ज़रा मुख्तसर में। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मैंने थोड़ा लेट तैयारी को शुरू की। पहले 28 वर्ष उम्र थी यूपीएससी की, और मैंने तैयारी शुरू की अपने 30वें वर्ष में। पर मैंने यूपीपीसीएस का 2 बार मेंस लिखा और आरएएस का 2 बार इंटरव्यू भी दिया। तो वो तैयारी 28 साल मिनिमम थी या मैक्सिमम? मैक्सिमम। तो आपने तैयारी कब शुरू की थी? मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी तो मैं नहीं दे पाया, क्योंकि मैं ओवर एज। अच्छा मैंने अपने जीवन के 30वें वर्ष, जिस वक्त आपने सोचा उस वक्त एज निकल चुकी थी। हाँ, लेकिन यूपीपीसीएस की उन दिनों 30 और 32 वर्ष होती थी, और राजस्थान की आरएएस की, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव से। तो मैंने दोनों में, आरएएस में मैंने 2 बार मेंस इंटरव्यू दिया, और यूपीपीसीएस के 2 बार मेंस लिखे मैंने। नंबर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन तब मुझे लगा कि जो मेरे पास है उसे मुझे बांटना चाहिए बच्चों को। तो उसके लिए फिर मैंने शुरुआत की एक छोटी सी जगह लेकर, और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सुबह बैंक में पढ़ा के, इन्हें बच्चों को पढ़ा के तब बैंक जाता था, और फिर शाम को आके भी कुछ क्लासेस लेता था इनकी, और इन्हें पढ़ना सिखाता था। मैंने कोई इन्हें ऐसा नहीं कि मैंने इन्हें कोई इंग्लिश या साइंस पढ़ाई, वैसे नहीं, मैंने जनरल स्टडीज़ पढ़ाई, और सबसे बढ़िया पढ़ना सिखाया। हाँ। कि पढ़ा कैसे, पढ़ने की आदत डाली। हाँ, पढ़ने की आदत डाली। कोई विषय को आप कैसे पढ़ सकते हो। अच्छा, बहुत सारे माँ बाप अभी देख के सोच रहे होंगे किताबें खरीद के ला दो और आज से बच्चों को किताबों में दाब दो, अभी फिरोज आलम की सफलता देख के, या और बहुत सारे लोगों की। लेकिन मुझे यहाँ पूछना है कि गेम्स में, क्योंकि आप खेलते भी हैं, और मैंने आपको खुद देखा आप क्रिकेट भी खेलते हैं, तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ गेम का तालमेल कितना ज़रूरी है, इस पर मैं आपसे कमेंट करूँ। मैं हमेशा जो बच्चे जो पढ़ते थे, खुद मैं आपसे बताऊं कि जब मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की तो मैंने क्रिकेट के माध्यम से ही पढ़ाई में गया। मैंने कंसंट्रेशन क्रिकेट में ढूंढी, उसका ट्रांसफॉर्म मैंने पढ़ाई में किया। कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, क्रिकेट एक बहुत गहन कंसंट्रेशन का गेम है। हम जब मैं बॉलिंग करूंगा तो मुझे इस बल्लेबाज को देखकर इस तरह से खिलाना है कि वो बॉल ना खेल पाए। अब बैटिंग करूंगा तो ऐसे ऐसे शॉट लगाने ऐसी गेंद पे, तो बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। तो ध्यान एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप रूपांतरण कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें, कि उसी ध्यान को आप पढ़ाई में इस्तेमाल कर लें। क्रिकेट से आपने सीखा और पढ़ाई में उसे यूज कर दिया ध्यान को, तो इतना अच्छा आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं ये बच्चे जो नहीं पढ़ पाते तो उन्हें क्रिकेट खिलाते थे मैं उन्हें कहता था आप कोई भी गेम खेलो, तो इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वहाँ का कंसंट्रेशन आप पढ़ाई में इस्तेमाल करो। जो बच्चे बहुत डल होते थे उन्हें खेल से सिखाया, जो थोड़े से अच्छे हैं उन्हें दूसरे थे क्विज़ के द्वारा सिखाया, और थोड़ा इनको इम्प्रूव करने के। कोई ऐसा शिष्य है जो सफल हुआ, मतलब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बट वो खिलाड़ी भी अच्छा रहा, और कोई ऐसा उदाहरण? नहीं, खिलाड़ी तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहता आपका शिष्यों में से कोई जो खेलता भी था, मतलब खेलता भी था और उसने मैं आपसे बताऊँ कि मैं ये नहीं कहता कि जो मैं आपको बता दूं, फिरोज भी क्रिकेट खेलता था और अच्छे खासा भी खेल लेता था क्रिकेट। हम ग्रुप में क्रिकेट खेलते थे, मैदानों पर जाते खेलें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि कोई हमारे साथ का कोई रणजी वगैरह खेल लिया, लेकिन उस समय हमारे साथ खेलने वाले पूरे लगभग सभी खेलते थे, सभी अच्छा खेलते थे। बहुत बच्चे थे ऐसे कि जो काफ़ी बेहतर किस्म से खेलते थे, अच्छा खेलते, उनका नाम भी है। मैं खुद अच्छा खेला हूँ, और आसपास के बहुत टूर्नामेंट्स हमने खेले। अच्छा सर, एक सवाल जहन में आ रहा है, आप एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और फिरोज आलम एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतना प्यारा तालमेल, जो ये कॉम्बिनेशन है, आज के माहौल को देखते हुए कुछ लोगों को देख के थोड़ा अजीब लगेगा, और जो पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं वो तो इसको हमेशा से मानते हैं, दोनों का प्यार है। ये सब मतलब इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा दर्शकों को आप बताएं कि इतना प्यारा तालमेल कैसे हुआ। देखिए, एक जो आजकल हिंदू मुस्लिम डिबेट इतना अच्छे मुद्दों से ध्यान हटा के, एक हिंदू मुस्लिम नई तबके में एक सोशल मीडिया के जरिए खासकर जाहिल किस्म के लोग तरह तरह के वीडियोस डाल रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो ये तो यहाँ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है।
एक अच्छा इंसान धर्म को समग्र रूप से देखता है। एक अच्छे इंसान के लिए लोग फितरों में बटे हुए नहीं होते, इंसान होता है वो। अच्छा इंसान जो है वो नापता है अच्छाइयों से। इस परिवार को मैंने अम्मी का जिक्र किया, मेरी माताजी बहुत पहले चली गई, मुझे अम्मी ने हमेशा मेरी माँ जैसा प्यार दिया। ऐसे ही वो आंचल में मुझे छुपा लेती है, ऐसे ही मेरे सिर पे हाथ फेरती है। मैं कहता हूँ कि जब तक वो मेरे सिर पे हाथ नहीं फेर देती मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि चला। मैं अक्सर उसके पास बैठता हूँ, उससे बात करता हूँ, वो एक से एक अच्छी शिक्षा मुझे देती है। कभी धर्म आड़े आता ही नहीं, कभी आया भी नहीं। ये परिवार उस तरह का था भी नहीं। दोनों ही बात थी कि आज आप फिरोज से यदि आप मिलेंगे ना, अभी आप देखिए उसके पास जो लोग आ रहे हैं ना, मिलने में आ रहे हैं, उसके ज़्यादातर मित्र वो सब हिंदू ही हैं। और इन्होंने हर मित्र की, उसका एक मित्र मेरे से भी कह रहा था कि कोई ऐसा गुरुजी ऐसा कोई नहीं है जिसे फिरोज ने ना पढ़ाया हो, फिरोज ने उससे सीखा ना हो या सिखाया ना हो। दोनों ही बात। अच्छा, ये एक और बहुत काम की बात कि बहुत से टीचर्स के नाम पे मतलब दूसरों से सीखने को वैसे समझते हैं जैसे कुछ उसकी कोई वो गिर जाएगा, कोई मूंछें नीचे हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी काम की बात बता रहे हैं कि फिरोज ने जिनको सिखाया उनसे सीखा भी है। सर, इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, मेरे बच्चे जो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया सिखाया वो हर एक को इसी सोच का मिलेगा आपको कि ये जीवन सीखने के लिए है। हमें छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े विद्वान से जो सीखने के लिए मिल जाए उसे सीखना चाहिए। और सीखने की प्रक्रिया ताउम्र जारी रहती है। तो ये एक सीरीज बनती है। देखिए, जावेद जो है वो फिरोज से भी अच्छा पढ़ा हुआ, उसका दिमाग बहुत अच्छा है, पर उसकी परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी। उसने बेचारे ने मजदूरी भी की, उसने बच्चे भी पढ़ाए, उसने बहुत मेहनत की। वो भी PhD हो गया वैसे, वो भी डॉक्टर जावेद अहमद है। वो भी फिर बता दें, फिरोज आलम के बड़े भाई हैं जावेद, BSF में वो डॉक्टर जावेद आलम है, वो भी खुद है कि नहीं। और वो बन सकता था, वो भी सिविल सर्वेंट बन सकता, लेकिन परिवार के परिस्थिति वो सबको लेकर आया, है कि नहीं। तो फिरोज ने जो उस सपने को पूरा किया, ये कड़ी है, ये श्रृंखला है, वो अलग कुछ नहीं है। ये एक पूरा परिवार है। एक आप इसे एक ऐसे मान के देखें, सब कुछ मिला हुआ है। जावेदी फिरोज है, फिरोजी जावेद है, जावेदी मैं हूँ, मैं ही फिरोज हूँ। और सबसे ऊपर हमारी अम्मी है कि उसने उस बेचारी ने अपनी मेहनत से, अपनी नेकी से बच्चों को किस किस परिस्थितियों में हौसला बढ़ाया। इतनी ट्रेनिंग के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूँ और दर्शक भी उम्मीद करेंगे कि फिरोज आगे भी अच्छे से उसी तरह निभाएंगे जिम्मेदारी। लेकिन फिर भी एक नसीहत के तौर पर, गुरु की नसीहत होती है चलते चलते भी, जब कहीं के लिए निकलते हैं। तो फिरोज अब अधिकारी बनने जा रहा है और एक सेवा में उतरेगा, जिस चीज़ के लिए वो ट्रेंड होगा। तो एक गुरु की एक नसीहत फिर से। देखिए, मैंने उससे बात की, मैं जब भी अपने सब बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैंने कहता हूँ जीवन में ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ईमानदारी की जवाबदेही ना आपकी अपने आप से भगवान से है कि नहीं, और बीच में कोई नहीं है। आप नेक नियति से, ईमानदारी से आप काम करो, फिर ऐसी सोच के साथ काम करो कि हम इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। मैं बैंक में हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे सामने जो आ रहा है उसकी जाति धर्म उसका क्या है, कुछ नहीं। मुझे ये लगा कि ये आदमी मेरे पास आया है तो मुझे इसकी काम करना, मेरी जो ड्यूटी है उन नियमों के तहत मुझे काम करना। ये मैंने फिरोज कहा कि जो नियमों का पालन करते हुए आपको हर एक की सहायता करनी है, किसी के दबाव में नहीं आना, किसी कुछ नहीं, कुछ आप। और ये मुझे पक्का इस बात का तो पूरा भरोसा कि वो बहुत डेड ऑनेस्ट है, वही परिवार ही ईमानदार है सारा का सारा। ये एक पैसा बेईमानी का कभी इन्होंने खाया नहीं है, कभी खाएंगे भी नहीं। ऐसी शिक्षा अम्मी ने दी हुई है। तो आप अपना जो ये मार्गदर्शन का काम है अभी भी करते हैं या इस वक्त रेस्ट पे? अब थोड़ा बैंक में अधिकारी ज़्यादा बड़ा हो गया तो जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई, दिमाग भी ज़्यादा घिर गया। लेकिन है क्या कि अभी कुछ लोग मेरे से टच में रहते हैं। तो कोई आपकी जगह लेता हुआ दिखता हो जो आपको, क्योंकि काम तो होना ही चाहिए। मैं बताऊंगा, मेरी जगह जावेद ने ली, उसने इंडियन कोचिंग्स खोला और बढ़ाया, उसने कुछ पैसे भी लिए, वो मजबूरी थी, वक्त की मांग, वो तो ज़रूरी भी होता, जरूरी भी था, उसे अपना पेट भी पालना था। लेकिन वो सब, मेरी जगह फिरोज ने भी ली, सलमान भी फिरोज से छोटा भाई है, उसने भी मेरी जगह ली। लेकिन और भी कई बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं जिन्होंने लोगों को पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाया, आज भी पढ़ा रहे हैं वो लोग, है कि नहीं। मेरा एक बच्चा गौरव चौहान है, अभी कोरोना में उसने सारे यहाँ की सेवा की है। आप देखिए कि पूरे पिलखुआ में सेवा में नंबर 1 स्थान है उसका। वो कोरोना में भी ऐसे मरीजों के पास गया जो कोरोना वाले घर से उनके परिवार वाले नहीं जाते थे, और वो मेरे से लगातार कहता रहा, गुरुजी मैंने आपसे सीखा। मैंने कि बिल्कुल आप करो, ईश्वर आपके साथ है, कभी बुरा नहीं होगा इसका, है कि नहीं। तो बहुत सारे, मैं तो इनके अपने आप को टुकड़ों टुकड़ों में बटा जीता हुआ पाता हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, 120 बच्चों में से मेरे पढ़ाए हुए कितने आज असिस्टेंट कमांडेंट हैं, SSB करके कैप्टन वगैरह की रैंक पे पहुँचे हुए हैं। बैंक में अधिकारी तो खूब बड़े, मैं तो स्केल 3 हूँ, स्केल 5 के अधिकारी मेरे पढ़ाए हुए बन चुके। तो हर जगह बहुत सारे लोग हैं और वो सब नेक नीति से काम करते हैं। यही मेरा जो है कि बिल्कुल, जब एक सच्चा गुरु होता है ना, जितने टुकड़े होते हैं आईने के, हर
टुकड़े में वो अपना अक्स पाता है। तो राम अवतार जी भी एक इसी तरह के गुरु हैं, एक सच्चे गुरु हैं जिन्होंने बहुत सारे लड़कों को तैयार किया और आज वो सफलता के ऊंचाइयां छू रहे हैं। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात चलते चलते कि हमने पिछला प्रोग्राम जो किया मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो वो वाली थीम आपने देखा कि यहाँ भी फिरोज़ आलम की सफलता में भी वही थीम है। तो आप इसी पर अमल करिए और हिंदू मुस्लिम में जो खाई है उसको प्लीज़ ना बढ़ाएं और इसी पे चलें कि सब आपस में भाई भाई हैं। आप देख रहे थे जावेदीन क्लिक, देखते रहिए।